चलें जी। अभी अभी हर बात इंशाल्लाह ताला हम लोग ना ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ साथ साथ याद करते जाएं, ठीक है। एक नॉर्मल रेंज होती है टेम्परेचर की, मतलब कोर टेम्परेचर जो रेगुलेट हो रहा होता है ना, वो एक रेंज के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। क्या रेंज है? 97 फ़ारेनहाइट से लेकर 99.5 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये एक रेंज है, ठीक है, नॉर्मल रेंज टेम्परेचर को रेगुलेट करने की, ठीक है। लेकिन ये है कि उसका नाम क्या है, जो एवरेज कोर टेम्परेचर होता है नॉर्मली, वो कितना होता है? वो 98 फ़ारेनहाइट से लेकर 98.6 है, यानी कि वो ऊपर वाली है, वो एक रेंज है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये एक एवरेज टेम्परेचर है जो एक टाइम पे एक बंदे का होता है, ठीक है। वो यूजुअली कंसीडर क्या किया जाता है? एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर 98 से 98.6 के दरमियान कंसीडर किया जाता है, ठीक है, कि ये नॉर्मल टेम्परेचर ये होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या है कि उसका नाम क्या है? फिर वो ये कहता है यहाँ पे, ये कहता है कि आपका उसका नाम क्या है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है ना, स्ट्रेनस एक्सरसाइज, आपका टेम्परेचर टेम्परेली कितना इंक्रीज होता है? 101 से लेकर 104 तक, ठीक है। आपका ड्यूरिंग एक्सरसाइज इतना टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज होता है, जबकि अगर आप एक्सट्रीम कोल्ड के टेम्परेचर पे जाते हो तो आपका टेम्परेचर 96 तक आ जाता है। ये बात समझ आ गई कि एक्सरसाइज के दौरान टेम्परेली इंक्रीज होता है, ठीक है। चलो जी, ये बातें पता चल गई। यहाँ से इनमें से मतलब कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है, मतलब यहाँ से ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। यहाँ से खासकर ये जरूर याद रखना है, 98 से लेकर 98.6, और एक्सरसाइज के दौरान वो 104 से 101 से लेकर 104 तक जाता है, ठीक है, टेम्पोरली जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जरा पॉइंट्स हर बच्चा याद करे कि हीट प्रोडक्शन कैसे कैसे होती है। एक तो ये है कि आपका उसका नाम का हीट जो है वो मेटाबॉलिज्म का एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। और उसका नाम क्या है, कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है? इन 6 फैक्टर से, 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, अभी याद करो। एक तो बेजल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। बेजल रेट मतलब ये है कि आप नॉर्मल बैठे हुए हो, जो आपका नॉर्मल चल रहा है, बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट में बैठे हो, और जो आपका एक बेसिक मेटाबॉलिज्म चल रहा है। फिर एक्स्ट्रा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कब होता है? जब मसलन आप कोई शिवरिंग वगैरह या आप कोई मसल एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब जो बेजल से ज्यादा है, वो एक्स्ट्रा हो गया। फिर ये है कि आपका थायरॉक्सिन की वजह से जो प्रोड्यूस होता है, वो भी हम थायरॉक्सिन का मैकेनिज्म भी हमने पढ़ना है आगे, ठीक है। तो थायरॉक्सिन की वजह से जो हो रहा है वो भी एक एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म है। फिर ये कि उसका नाम क्या है, फिर एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म जो है ना वो आप लोगों का और किस वजह से होता है? एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की वजह से, पता है ना। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, ये बात आप लोगों को मैं रास्पों में बता चुका हूँ कि सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होती है। चलो अभी अगेन सुन लो, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होती है, ठीक है, किसकी? एड्रेनल मेडुला की। यही बात हमने एग्जैक्टली रेस्पो में पढ़ी थी। एड्रेनल मेडुला के अंदर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से क्या होता है? एड्रेनल मेडुला प्रोड्यूस करता है आपका एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। ये बेसिकली इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं, आप लोग इनके बारे में बहुत दफा पढ़ चुके हो। तो इनकी वजह से भी जो है ना वो मेटाबॉलिज्म आपका इंक्रीज हो रहा होता है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की वजह से, ठीक है। फिर ये एक एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म और किस वजह से हो सकता है? केमिकल एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से, जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो आप लोगों को पता है बॉडी के हर जगह पे सारे मेटाबॉलिज्म, हर चीज जो है ना वो तेज हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस केमिकल एक्टिविटी के बढ़ने की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म ही है ना, ठीक है। तो तो इस वजह से भी हीट प्रोडक्शन होती है। फिर ये कि जब आप खाना खाते हो तब थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ द फूड की वजह से भी हीट प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। जब फूड की वो सारी डाइजेशन वगैरह, अब्जॉर्प्शन वगैरह सारा वो हो रहा होता है आपके अंदर, आपको पता है पेरिस्टाल्टिक वेव चल रही हैं, फिर स्टमक के अंदर वो आपको पता है सब फूड की ग्राइंडिंग हो रही है, फिर फूड का एक अपना जो है ना उसका एक थर्मोजेनिक इफेक्ट है, ठीक है। तो वो भी एक सारा मेटाबॉलिज्म ही है ना, तो वो भी उस एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म की वजह से भी फूड प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन हो रही होती है। तो ये 6 पॉइंट पता चल गए। अच्छा, फिर वो ये कहता है कि बॉडी के अंदर जितनी भी हीट, ऑब्वियस सी बात है बॉडी के अंदर प्रोडक्शन हो रही है हीट की, ठीक है। जैसा कि लिवर, ब्रेन, हार्ट, स्केलेटल मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है, यहाँ पे हो रही होती है प्रोड्यूस। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि ये जो हीट होती है ना, ये कंडक्ट होके कहाँ तक आती है? स्किन तक आती है। फिर ये होता है कि ये, ठीक है, ऐसे हीट लॉस करने के लिए जाती है।
फिर अब एक आता है इंसुलेटर सिस्टम ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर आपको पता है स्किन है, आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर फैट पड़ा होता है, ठीक है, पता है ना वो आप लोगों को सारा, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जो फैट होता है, ठीक है, ये जो है ये बॉडी का इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है, इंसुलेटर के तौर पर बॉडी के लिए एक्ट करता है, ठीक है, बॉडी को इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। ये बॉडी स्किन के beneath यानी कि बॉडी का एक इंसुलेशन सिस्टम है, ठीक है, जो बॉडी के इंटरनल कोर टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा जी, अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको थोड़ा सा जरा देख लें। ये देखो जी, ये क्या है जी, ये मैं जो आप लोगों को इतनी दफा बता चुका हूँ, सब पेपिलरी वीनस प्लेक्स वो ये है, ठीक है, ये बना हुआ है। अब क्या है कि ये आपकी आर्टरी है ना, ठीक है, ये आर्टरी थी, आर्टरी से ये देखो ये ब्रांच निकली एक, ये देखो ये आर्टरी है ना, आर्टरी से ब्रांच निकली, ठीक है, ये देखो, ठीक है, फिर उस आर्टरी से फिर आगे जनाबे वाला ये कैपिलरीज बनी, ठीक है, फिर कैपिलरीज ने आगे जाके वेन्स बनाई, ठीक है, फिर उसका नाम के आगे से वेन से फिर आगे क्या बना, वीनस प्लेक्सस बना, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड किधर जा रहा है, वीनस प्लेक्सस में जा रहा है, ठीक है। हम पहले भी दो चार मौकों पर इस वीनस प्लेक्सस की बात कर चुके हैं, ठीक है, ये वीनस प्लेक्सस। तो एक तो इन वीनस प्लेक्सस को ब्लड कहाँ से मिल रहा है, देखो, ठीक है, एक तो इनको इन कैपिलरीज के जरिए से मिल रहा है ना, भाई आर्टरी से कैपिलरी में गया, कैपिलरी से आर्टरियोल्स, और फिर करते करते कैपिलरीज, और ठीक है ना, आर्टरीज, आर्टरियोल्स, फिर कैपिलरीज, फिर उसका नाम क्या क्या, फिर ब्लड इन वेन्स, और फिर वीनस प्लेक्स में गया। फिर एक ये है कि डायरेक्ट आर्टरी से कुछ ब्रांचेस आ रही होती हैं जो इस वीनस प्लेक्स को डायरेक्ट भी सप्लाई कर रही हैं, ये वाली, ठीक है, ये क्या बन रहा है, आर्टेरियो वीनस अनास्टोमोसिस बन रहा है, ठीक है, कि डायरेक्ट ही, बजाय ये कि कैपिलरी से आर्टरियोल और ये वो जो है ना, उसकी बजाय डायरेक्टली भी आर्टरी से वीनस अनास्टोमोसिस भी बन रहा है, ठीक है, डायरेक्ट आर्टरी से। तो इन दो तरह से इस वीनस प्लेक्सस को जो है ना वो ब्लड मिल रहा है, ठीक है। ये हम किसकी बातें कर रहे हैं, ये हम अब स्किन को जो हम कह नहीं रहे थे, जो हम वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं स्किन की और वेजो डायलेशन करते हैं, वो ये ब्लड वेसल्स हैं, वो जो हम पीछे डायरेक्टली पढ़ के आ गए हैं कि हम जब हमने उसका नाम क्या है, जब हमें गर्मी लगे तो हम क्या करते हैं, स्किन की तरफ हम वेजो डायलेशन करके सारा ब्लड स्किन की तरफ भेज के, तो हम उसकी वेजो डायलेशन करा के तो हम सारी हीट डिसिपेट कर लेते हैं, तो वो ये वाली ब्लड वेसल्स है, ठीक है। यानी कि देखो ना, स्किन के नीचे है ना, तो स्किन की ब्लड वेसल्स तो यही है, ठीक है, ये सारी स्किन के नीचे जो आ रही हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, ठीक है, ये सारी हैं स्किन की ब्लड वेसल्स। देखो डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक हो गया। तो यानी कि ठीक है, बात समझ आ गई। अब ओहो, ठीक है, अब आपको पता चल गया कि इसके पास वीनस प्लेक्सस के पास ब्लड कहाँ से जा रहा है, कैपिलरीज से, और फिर डायरेक्टली भी जा रहा है आर्टरी से, ठीक है, बाय वीनस अनास्टोमोसिस, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि आपको, अब अगर आपको तो बहुत गर्मी हो शदीद, तो फुल वेजो डायलेशन हो जाएगी इन आर्टरीज वगैरह की, इन कैपिलरीज वगैरह की, इन आर्टरियोल्स वगैरह की फुल वेजो डायलेशन हो के, तो आपका उसका नाम क्या है, आपका 30% कार्डियक आउटपुट का ब्लड इधर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, इस वीनस प्लेक्सस के अंदर आ जाएगा, ठीक है, वीनस प्लेक्सस के अंदर 30% ब्लड यानी कि इधर आ जाएगा। फिर ये है कि उसका नाम क्या है, फिर अगर आपकी बहुत सर्दी बनी हुई है तो हो सकता है कि आप वेजो कंस्ट्रक्शन कर लो, ठीक है, और आप इधर ब्लड को आने ही ना दो, हो सकता है कि वो उधर बेयरली अबव जीरो, थोड़ा सा ज्यादा हो, मतलब आप बिल्कुल वेजो कंस्ट्रक्शन करके ब्लड को स्किन की तरफ जाने ही ना दो, ताकि यहाँ से हीट निकले ही ना। तो यानी कि इस तरह से आप क्या कर रहे होते हो, आप ब्लड को, आप बेसिकली ब्लड को स्किन की तरफ देखो ना, ठीक है, ब्लड के जरिए से आप हीट को रोक रहे होते हो, ठीक है, ब्लड फ्लो टू द स्किन फ्रॉम द बॉडी कोर प्रोवाइड द हीट ट्रांसफर, यानी कि आप इस तरह से अपने टेम्परेचर के हिसाब से स्किन की तरफ जाने वाले ब्लड को रेगुलेट करते हो। बात समझ आ गई, उसकी वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन करके, ठीक है, बात समझ आ गई। अब आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक है, कि आप 30% ज्यादा भी कर सकते हो, जीरो पे भी लेके आ सकते हो, तो इस तरह से आप उसको ना बिल्कुल रेगुलेट करते हो, हत्ता कि ये देखो 8 फोल्ड इंक्रीज हो सकता है, 8 फोल्ड, ठीक है। मसलन जब आपने फुल वेजो कंस्ट्रक्शन की, अब यहाँ पे देखो फुल वेजो कंस्ट्रक्टेड है, मतलब आप स्किन की तरफ ब्लड जाने नहीं दे रही, देखो इस टेम्परेचर पर, देखो 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 देखो, जब आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, ये देखो, अब आपकी मतलब यहाँ पे लिखो सर्दी है जब फुल,
तो इसका मतलब है आपने फुल वेजो कंस्ट्रिक्शन कर दी ताकि यहाँ पे ब्लड जाए ही कोई ना, और यहाँ पे देखो अब आप टेम्परेचर वो उतना ज्यादा कर दिया आपने, है ना, ठीक है। अब क्या होगा, फुल वेजो डायलेशन कर दी ताकि सारा ब्लड यहीं चला जाए, ठीक है, ताकि आपके 30% कार्डियक आउटपुट का ब्लड चले यहाँ पे जाए, ठीक है। इस तरह से आप वेजो डायलेशन वेजो कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो, बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये कितने परसेंट कितना फर्क आया, ये देखो यहाँ 1 और यहाँ पे 8, ठीक है। तो हीट कंडक्टेंस का फर्क आ रहा है थ्रू द स्किन, क्या आप इतना 8 फोल्ड का फर्क आ जाता है, ठीक है। 8 फोल्ड जो है ना हीट कंडक्टेंस में फर्क आ जाता है फुल कंडक्शन से लेकर फुल वेजो डायलेशन के दरमियान, ठीक है। बात समझ आ गई कि ये फुल सर्दी है, ये फुल गर्मी है, इसमें आपकी सारी वो को ब्लड जा नहीं रहा स्किन की तरफ, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ब्लड सारे मतलब ज्यादा सारा जा रहा है जितना जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है स्किन इफेक्टिव कंट्रोल हीट रेडिएटर सिस्टम है एंड फ्लो ऑफ द ब्लड टू द स्किन इज द मोस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर हीट ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी कोर टू द स्किन, ठीक है। कि आप उसके ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हो और इस तरह से स्किन जो है वो क्या है, एक इफेक्टिव कंट्रोल्ड हीट रेडिएटर सिस्टम है। कंट्रोल्ड हीट रेडिएटर सिस्टम का मतलब समझ आया कि आप किस तरह से कंट्रोल्ड चल रहे हो, कि आपकी अगर आपकी उसका नाम अब इन इन बिटवीन भी है ना, ये तो होगा ना कि फुल सर्दी, ये होगा फुल गर्मी, तो इन बिटवीन भी तो केसेस हैं। ये तो उसने पीक बताई है ना कि मैक्सिमम जो है ना वो 8 फोल्ड का तक का फर्क आ जाता है, 8 फोल्ड मतलब काफी सारा है ना, ठीक है। 8 गुना जो है ना आपकी हीट कंडक्टर ज्यादा हो जाती है, ठीक है। बातें समझ आ गई, चलो जी, बहुत आसान तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये एक बात जरा अच्छी समझ लो, ठीक है। ये क्या है कि ये जो आप हम कह रहे हैं ना, हम वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो बेसिकली हम आर्ट्रियोल्स की करते हैं और आर्ट्रियोवेनस अनास्टोमोसिस की करते हैं, दैट सप्लाई द ब्लड टू वीनस प्लेक्सस ऑफ द स्किन, ठीक है। यानी कि जो हम ये कह रहे हैं ना कि हम वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो अब सवाल ये भी तो आना चाहिए ना कि ये तो सारी वेजल्स हैं, तो आप किसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मतलब वेजो कंस्ट्रक्शन होती किसकी है। तो वैसे भी याद रखें कि जो वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है ना वो आर्ट्रियोल्स की हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्हीं की हो रही है, आर्ट्रियोल्स की, जो जिनसे आगे कैपिलरीज बननी है, कैपिलरीज के लेवल पर नहीं होती वेजो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, आर्ट्रियोल्स के लेवल पर होती है। बात समझ आ गई, ठीक है ना। बेसिकली आर्ट्रियोल्स के अंदर यार स्मूथ मसल्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है। तो अब नर्व ने सिंपैथेटिक नर्व फाइबर ने जाकर उन्हीं को स्टिमुलेट करना है, उन्हीं को फिर कॉन्स्ट्रिक्ट कराना है, ठीक है। आपने को पढ़ा कैपिलरी के अंदर को स्मूथ मसल मसल हो, वो एक एपिथेलियल सेल्स होते हैं सारे एक लेयर के, तो इसलिए आर्ट्रियोल्स को बेसिकली जो है ना वो सप्लाई किया जाता है और वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। बात समझ आ गई। और यहाँ से ये जो आर्ट्रियोवेनस ऑस्मोसिस की भी कंस्ट्रक्शन की जाती है, ठीक है, बाय सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, ठीक है। बात समझ आ गई कि ये जो है ना मैंने यहाँ पे इसीलिए आर्ट्रियोल्स और आर्ट्रियोवेनस ऑस्मोसिस के जरिए से ही ब्लड जा रहा होता है, तो इनकी यानी कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन यानी कि दोनों रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ से दो ही रास्ते होते हैं ना, यहाँ से आर्ट्रियोल्स को बंद कर दिया, यहाँ से इसको बंद कर दिया, और ये बंद करने वाली क्या चीज है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये वेजो कंस्ट्रक्शन करा रहा होता है, ठीक है। देख समझ आ गई बात की, चलो जी। आप जनाबे वाला अब ये बहुत आसान आगे बातें हैं, ठीक है। चलो जी, इस बच्चे की अब सारी हम सूरत हाल देखते हैं। अब बहुत आसान बातें आ गई हैं। अब हमने वो सारे मैकेनिज्म्स पढ़ने हैं जिनसे हीट बॉडी से जाती है, निकलती है। हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द स्किन सरफेस। एक तो होता है रेडिएशन, इंफ्रारेड रेज की सूरत में हीट रिलीज होती है, ठीक है। आपको पता है ना बॉडी बॉडी से रेज निकल रही हैं, ये बात तो सारों को पता है, ये देखो ये निकल रही है, ठीक है। 60% अपनी हमारी बॉडी से हीट इस तरह से निकलती है। अब ये बड़ी आसान सी कहानी है, बिल्कुल आसान सी, जितनी अच्छी सुन लोगे उतना फिर ये है कि फिर बाद में उतना खुद नहीं धक्के खाने, उतना मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। और सिर्फ जो बातें मैं बता रहा हूँ वो कोई भी लाइन में नहीं छोड़ रहा गाइटन की, एक कुछ भी नहीं छोड़ना ही नहीं मैंने, मैं छोड़ने वाला काम करना ही नहीं ना, काम करना ही ईमानदारी से और बेहतरीन, ठीक है, पूरी मेहनत लगा आगे। तो इसलिए जो है ना, ताकि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। तो ये देखें 60% तो आपका हीट लॉस इन इंफ्रारेड रेज की सूरत में होता है, ठीक है। मतलब 60% तो आपके अंदर से जो हीट लॉस होती है वो इस तरह से होती है रेडिएशन के जरिए, ये जार इंफ्रारेड रेज की सूरत में होती है। फिर ये है कि ये आपकी तरफ भी आ रही होती हैं ये रेज, ठीक है, यानी कि सिर्फ निकल ही नहीं रही होती, ऑब्वियसली रेज ने, ठीक है ना, वाल वगैरह से टकरा के वापस भी तो आना है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके अंदर कितना, अगर आपके अंदर ज्यादा टेम्परेचर है तो आपसे ज्यादा रेज निकल रही होंगी, कम आ रही होंगी, लेकिन ठीक है, बात समझ आ गई कि वो बेसिकली बंदे के अपने टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड देन इज रेडिएटेड टू द बॉडी। तो ऑब्वियस बात है ज्यादा रेज निकल रही होती है बस।
भाई इतनी ये रेडिएशन वाली बात में से सिर्फ एक बात याद रखना बस कि 60% है, इसी के साथ लिख लो इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज, ठीक है बस। इसके अलावा आपको इसमें से कुछ नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने जितनी बात बता दी है ना, यकीन रखो कि वो ही आपके भले में, ठीक है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बस, और जो बातें मैंने हाईलाइट करके भेजी हैं यही इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है कि 60% इसका रेज होती है, इंफ्रारेड रेज होती हैं। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा हो तो ज्यादा रेज जाती हैं, कम आती हैं, ठीक है बस। ये 2-3 बातें थी। अब हम आगे चलें। अच्छा जी, फिर और क्या होता है, फिर इवेपोरेशन के जरिए से, ये देख लो 22% इवेपोरेशन के जरिए से आपका जा रहा होता है, ठीक है, रेज वगैरह निकल रही होती हैं, ठीक है। ये बात भी पता चल गई, ठीक है। 22% स्वेटिंग वगैरह भी इसी के अंदर काउंट होगी आपकी, इवेपोरेशन जो है ना, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये कि कंडक्शन टू द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ये 3% होती है। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए साथ भी कंडक्शन होती है ना, ये 3% है। फिर ये कंडक्शन टू द एयर 15%, कंडक्शन टू द एयर कितनी 15%, ठीक हो गया। बात समझ आ गई। आपका 100 पूरा हो गया, 60, 22, 82, 3, 85 और 15, 100, ठीक हो गया। अब मजेदार बात ये एयर करंट्स यानी कि कन्वेक्शन क्या है, देखो अब यही वही बातें आएंगी, अब बड़ी मजेदार सी बातें हैं। देखो अब यहाँ से आपको इंसुलेटर एयर वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। देखो आपकी बॉडी के अंदर से हीट निकली, ठीक है, निकली हीट, ठीक है। उसने साथ जो समझो बाहर का, ये तब ही होना है ना जब बाहर हवा का बाहर वाला टेम्परेचर कम हो, तब आपके अंदर से हीट निकलेगी, ठीक है। वो साथ वाली हवा को देगी, क्या नाम है उसका, एयर, कंडक्शन टू द एयर होगी। साथ वाली हवा को क्या मिलेगा, क्या होगा, उसको हीट मिलेगी, वो गर्म हो जाएगी हवा, ठीक है, ठीक है। तो यही हो रहा होता है, हवा गर्म होगी बस, ठीक है। अब एयर एयर, ठीक है ना। ओहो, एयर करंट्स का क्या सीन है, उसमें ये होता है कि एयर करंट्स, वैसे तो ये है कि नॉर्मली अगर आप उसका नाम के हवा शवा नहीं ना चल रही, ठीक है, कोई हवा शवा नहीं चल रही, तो फिर भी जो थोड़ी बहुत हीट जो है ना, जो इस हवा साथ वाली को मिलेगी ना, वो हवा भी गर्म होने के बाद थोड़ी बहुत ऊपर जाती है, थोड़ी बहुत ऊपर जाती है। तो यानी कि इस तरह से हवा को कंडक्शन होती है, फिर हवा थोड़ी ऊपर की तरफ मूव करती है गर्म होने के बाद। ये हवा की टेंडेंसी है कि वो गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो वो थोड़ी हवा ऊपर की तरफ चली जाती है और इस तरह से नीचे से और ठंडी हवा आ जाती है, ठीक है। तो ये काम हो रहा होता है इस तरह से, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। अगर तो सिर्फ हवा मूव ही ना करे तो वो तो इंसुलेटर एयर के तौर पर एक्ट करती है, फिर उसमें से और कोई हीट नहीं जाती। अब ये प्लीज ये बात तसल्ली से पहले सुने। देखो आपके साथ हवा थी, समझ लो बाहर का टेम्परेचर कम है, आपका ज्यादा है, आपके अंदर से हवा निकली, बाहर निकली, ठीक है। उसने साथ वाली हवा को गर्म कर दिया, तब तक हवा निकलती रहेगी, हीट निकलती रहेगी हमारी बॉडी से और उस हवा को मिलती रहेगी, जब तक कि उसका टेम्परेचर बॉडी के इक्वल ना हो जाए। जब बॉडी की इक्वल हो जाएगा फिर नहीं निकलेगी, फिर नहीं निकलना उसने, फिर वो इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करेगी, ठीक है। यही वजह है कि जब हम कपड़े पहनते हैं तो हमारे अंदर इस कंडक्शन टू द एयर एंड कन्वेक्शन के जरिए से हीट कम रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि जब हमने कपड़े पहने हुए हैं तो जो कपड़ों और बॉडी के दरमियान हवा कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए से कम जाती है, ठीक है, बजाय ये कि अब आप, ठीक है ना, बात समझ आ गई, ठीक है। कि इस केस में क्या होगा कि जैसे ही आप हवा आपने गर्म, हवा थोड़ी सी गर्म होती है, ठीक है, तो क्या होता है, हवा बाद में गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ मूव करती है, नीचे ठंडी हवा आ जाती है। इस तरह से कंडक्शन कन्वेक्शन के जरिए से ये हवा का ऊपर जाना, ये देख रहे हो, ऊपर जाना जो है वो कन्वेक्शन है, ठीक है। वो एयर करंट्स की वजह से होता है कि हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ जाती है। अब मुझे बताओ आप लोग कि अगर विंड आएगी तो क्या ये फिनोमिना ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस बात है होगा, क्योंकि उसमें हवा पे तेजी से ऊपर जाएगी, आपकी बॉडी से निकलेगी, नीचे ठंडी हवा आ गई, और हीट निकलेगी, वो हवा ऊपर ऊपर निकल जाएगी, नीचे से और ठंडी हवा आ जाएगी, वो बॉडी के अंदर से हीट लेगी, वो ऊपर निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे विंड चलेगी, विंड चलने से हवा ज्यादा निकलेगी। ये बात समझ आ गई हर बच्चे को, ठीक है। अच्छा जी, फिर और क्या बात है, और ये वाटर वाली बात भी सुन लो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इकट्ठी रीडिंग करके बताता हूँ। मैं रीडिंग इसलिए करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर के बाद पढ़ना ना पड़े, ठीक है। पढ़ना भी पड़े तो आप 10-15 मिनट में पढ़ लो। अच्छा, वाटर का जो स्पेसिफिक जो है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो आप लोगों को पता बहुत ज्यादा होती है। फिर ये है कि वाटर के अंदर हीट की कंडक्शन भी बहुत ज्यादा होती है, वाटर की कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये कि जो ये हवा है ना, ठीक है, हवा की जगह पे अगर हम वाटर में रह रहे होते हैं ना, फिर तो हमारी सारी हीट वाटर नहीं ले जानी थी। क्यों?
वाटर एक तो वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, हीट को अब्जॉर्ब बहुत ज्यादा करता है, हीट को ले अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा है। फिर ये है कि हीट को कंडक्ट ही बड़ी जल्दी करता है, ठीक है, बहुत जल्दी कंडक्ट। तो इसलिए अगर हम उसका नाम क्या है, ठीक है ना, कि उसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन बहुत ज्यादा होती है, बात समझ आ गई, क्योंकि उसका उसका हीट उसकी, तो इसीलिए वहां पर हीट इंसुलेटर जोन नहीं बन सकता। ये जो हम इंसुलेटर इंसुलेटर नहीं कह रहे कि हवा जो गर्म हो जाती है वो फिर जब अगर उधर ही रहे तो वो इंसुलेटर के तौर पर अक्ट करती है। पाइलो इरेक्शन के अंदर एनिमल्स के अंदर ये उसका नाम इंसुलेटर के तौर पर अक्ट करती है। हमने जब कपड़े पहने होते हैं तो हमें ये इंसुलेटर जोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, बात समझ आ रही है सारी। अगर हम पानी के अंदर हों तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होना, क्योंकि पानी का अब्जॉर्बिंग वाटर हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वाटर के कंडक्शन ऑफ हीट बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वहां पर तो वहां पे कौन सी बनना है इंसुलेटर जोन, ठीक है, वो उसने तो सारी हीट आई जानी है, उसने पी जानी, फिर वहां से हीट आगे 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 सारी निकल जानी। आपको पता है यार पानी तो सूरज की, ठीक है ना, इसलिए जो है ना वाटर के अंदर आपका इंसुलेटर जोन नहीं बन सकता, बस इतनी सी बात। चलो जी, अब जहां तक मैंने जितनी बातें बताई आप देखो जरा, अब यहाँ से रीड करो। जैसे ही टेम्परेचर उसके इक्वल होता है फिर कोई हीट नहीं लॉस होती, तो इसलिए एक सेल्फ लिमिटेड प्रोसेस है। देखो कि जैसे ही मसलन जितनी हीट निकली, जैसे टेम्परेचर उसके इक्वल हुआ तो उसके बाद वो सेल्फ लिमिटेड हो गई, अब और नहीं हीट निकल रही, अनलेस ये कि आपका वो हीट उधर से मूव हो जाए और न्यू हीट उधर आ जाए। अनलेस वो अनलेस एयर, ये कि अनलेस हवा उधर से मूव कर जाए और अनहीटेड यानी कि ठंडी हवा दोबारा से उधर आ जाए, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, एयर कन्वेक्शन। कि यानी कि एयर कन्वेक्शन के जरिए से वो हवा उधर से मूव कर जाएगी ना और नहीं आ जाएगी। बात समझ आ गई कि सेल्फ लिमिटेड क्यों है, क्योंकि जब टेम्परेचर उसके इक्वल हो जाना है तब उसने ऑटोमेटिकली और हवा और हीट उधर से नहीं निकलनी, ठीक है। ये देख रहे हो कि हवा जब गर्म हो जाती है तो वो वैसे भी उसने ऊपर की तरफ जाती है, उसकी टेंडेंसी होती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक यहाँ से ये एमसीक्यूज आता है आप लोगों का, यहाँ से ये एमसीक्यूज आता है कि एट लो विंड वेलोसिटीज, ठीक है ना, आपका जो कूलिंग इफेक्ट है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शन वो है, इज अबाउट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द विंड वेलोसिटी, ठीक है। ये बात समझ आई आप लोगों को, ठीक है ना, कि जब विंड चलती है, ठीक है ना, तो आपको आपका ये जो कूलिंग इफेक्ट होगा ये ज्यादा होगा, ठीक है। मैंने अभी बताया है ना कि कंडक्शन कन्वेक्शन जो है ना सब ज्यादा हो जाती है जब आपका ये यहाँ से विंड चलती है, ठीक है। वो किस तरह से, क्योंकि यहाँ से फिर ज्यादा जल्दी हवा निकलेगी, आपकी ज्यादा हीट निकलेगी, फिर आपको कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि आपके अंदर से हीट निकल रही है, ठीक है, बात समझ आ गई। उस केस में क्या होता है, लेकिन उसकी उसकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि वो क्या है, प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के। यानी कि अगर आपकी विंड जो पहले 1 मील पे चल रही थी या वो 4 मील पे चलेगी, ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, तब आपको वो डबल कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, यानी कि स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। बात समझ आ गई कि कूलिंग इफेक्ट जो है, कूलिंग ही हो रही है ना, कि हीट निकल जो रही है आपके अंदर से, फिर ज्यादा निकलेगी हीट, ठीक है। या हीट ट्रांसफर कह लो या कूलिंग इफेक्ट कह लो, कि वो स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो जी, अब जनाबे वाला ये भी बड़ी मजेदार सी बात है, इसको भी जरा सुनो, ठीक है। मुझे तो लग रहा है मैं बहुत ज्यादा ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, असल में स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, पहले बताता हूँ फिर गाइडेंस से दिखाता हूँ। अच्छा, इवेपोरेशन का क्या सीन है, आपके अंदर इवेपोरेशन जो है ना दो तरह से होती है, एक होती है इनसेंसिबल इवेपोरेशन, एक होती है इवेपोरेशन बाय स्वेटिंग। आपके अंदर जो इनसेंसिबल इवेपोरेशन होती है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो होती है ना स्वेटिंग के जरिए उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, मतलब वो कंट्रोलेबल है, ठीक है ना भाई। आप स्वेटिंग की रेगुलेशन कर लो ना, आप स्वेटिंग की रेगुलेशन स्वेट प्रोड्यूस ही ना करो, ठीक है, लेकिन ये जो हो रही है इनसेंसिबल ये होती रहनी है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये, ठीक है ना, इसको मतलब ये टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए इसका रोल ही नहीं है, इसने होते रहना है, ठीक है ना। आपने पढ़ा ना इवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है, तो इसने होते रहना है। एफएससी की लाइन याद है ना, शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला, ठीक है, तो इसने होते रहना है क्योंकि इट इज कंटिन्यूअल डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द स्किन एंड रिस्पिरेटरी सरफेस। इवन आपने वो लंग्स के ऊपर से भी पढ़ा होगा कि लंग्स के ऊपर से भी इवेपोरेशन हो रही होती है, ठीक है ना, कि ये जो है ना ये यानी कि होती है, यानी कि इसका टेम्परेचर रेगुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसने टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर इसके है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ टेम्परेचर रेगुलेशन जो आप इवेपोरेशन की करते हो वो स्वेटिंग के जरिए से ही आप उसको रेगुलेट कर सकते हो। अच्छा, अब ये बड़ी मजेदार सी कहानी है एक, इसमें वो ये कहता है कि जब तो आपके स्किन का टेम्परेचर जो होता है ना वो ज्यादा होता है, तब तो ये होता है कि आप हीट जो है ना वो
ठीक है, अब बात पता है क्या है, जब आपका स्किन का टेम्परेचर होता है ज्यादा, ठीक है, तब आप 2-3 तरह से हीट लॉस कर सकते हो। आप इवेपोरेशन के जरिए भी कर सकते हो, आप रेडिएशन के जरिए भी कर सकते हो, आप कंडक्शन के जरिए से भी हीट लॉस कर सकते हो बॉडी से। लेकिन जब उसका नाम क्या, जब आपकी स्किन का टेम्परेचर होता है सराउंडिंग जब ज्यादा होता है, तब क्या होता है, तब आपके पास सिर्फ जिसके जरिए से आप हीट लॉस कर सकते हो वो सिर्फ इवेपोरेशन होता है। उसकी वजह बात बात को आप इस बात को ना प्लीज समझ लो, ये बड़ी मजेदार सी बात है। देखो, इनमें से ये सारे काम जो हो रहे हैं, ठीक है, वो कहता है कि आपका जब इस ये पता है कौन सा टाइम है, देखो हीट निकाल रहा है, इसका मतलब है इसका अपना टेम्परेचर इस वक्त ज्यादा है, इसका अपना टेम्परेचर इस वक्त ज्यादा है, ठीक है। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, तब आप जो हीट निकाल सकते हो वो सिर्फ एक जरिए से निकाल सकते हो, वो है इवेपोरेशन। इसके अलावा हीट आप निकाल ज्यादा नहीं, मतलब उसमें ये होगा ना, उसमें हवा आपकी तरफ ज्यादा आएगी, निकालने वाला मैकेनिज्म सिर्फ इवेपोरेशन ही रहेगा, क्योंकि इवेपोरेशन तो हो ठीक है। तो इसलिए जो है ना, ये एक बात है। अब एक बंदा जिसका स्वेट ग्लैंड ही खराब हो या बने ही ना हो कंजेनिटली, अब वो बंदा तो फिर इसका मतलब गर्मी के एनवायरनमेंट में सस्टेन कर ही नहीं सकता, जबकि सर्दी के एनवायरनमेंट में कोई मसला नहीं है, क्योंकि सर्दी के एनवायरनमेंट के अंदर वो अपनी हीट उसके अंदर जब ज्यादा होती है बॉडी के अंदर सर्दी में, क्योंकि बाहर हीट फिर कम होती है, फिर वो अपनी कंडक्शन कन्वेक्शन के जरिए से निकाल लेगा, कंडक्शन के जरिए से रेडिएशन के जरिए से वो अपनी, मतलब उसमें हीट लॉस का मैकेनिज्म चल जाएगा सर्दी में। गर्मी में कैसे चलेगा, एक ही तो मैकेनिज्म हीट निकालने का, वेपोरेशन, और वो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसलिए इस तरह का जो बंदा होता है वो, ठीक है ना, वो हीट स्ट्रोक से ट्रॉपिकल रीजन में मर जाएगा, लाइकली ऑफ, ठीक है, क्योंकि हीट स्ट्रोक यानी कि उसको भाई उसकी गर्मी नहीं रेगुलेट हो सकती, हीट आई जा रही हो, निकालने का रास्ता कोई नहीं, यहाँ से भी आ रही, यहाँ से भी आ रही हो, निकलने का कोई रास्ता ही कोई नहीं, तो ये बंदा तो हीट स्ट्रोक से मार जाएगा। तो ये बात समझ आ गई। अब आप लोगों ने 2 पॉइंट याद रखने हैं यहाँ से। एक ये कि आपका जब होता है ना बाहर गर्मी है, तब आपका टेम्परेचर निकालने का जो है ना निजाम, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेशन है। और नंबर 2 पॉइंट ये याद रखना है कि ऑब्वियसली फिर जिसके अंदर कंजेनिटल एब्सेंस होगी इन ग्लैंड्स की, वो तो फिर हीट ट्रॉपिकल रीजन में जाके हीट स्ट्रोक से मर जाएगा, ठीक है। चलो जी, ये बातें मैं आपको सारी बता चुका हूँ कि क्लॉथिंग के केस में हीट इंट्रैप हो जाती है और आपका इंसुलेटर जोन बनता है, फिर आपकी कंडक्शन कन्वेक्शन के जरिए से हीट कम रिलीज होती है, ठीक है। बात समझ आ गई। एक मजेदार सी बात इसने और लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है इसने, फिर ये कि ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके कपड़े गीले हो गए तो वाटर की कंडक्टिविटी और ट्रांसमिशन और कंडक्टिविटी वाटर की इतनी ज्यादा है और वाटर का हीट एब्जॉर्ब हीट कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि आप फिर तो नहीं ना होगा। देखो ये तो कपड़े जो हम कह रहे हैं कि जिनकी वजह से वो कंडक्शन कन्वेक्शन कपड़ों की वजह से कम हो जाती है, ठीक है, कंडक्शन कन्वेक्शन के जरिए से कम हो, क्योंकि इंसुलेटर जोन प्रोवाइड होगा, प्राइवेट इंसुलेटर जोन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कपड़े गीले हो गए तो फिर तो नहीं ना होगा। तो बस ये बात है, ठीक है, कि आपके कपड़े सूखे होने चाहिए, ठीक है, तब होगा। गीले हुए फिर तो वो पानी ने खुद पी जानी है हर चीज, ठीक है, फिर नहीं। अच्छा, अब ये एक छोटी सी बात है, बड़ी मजेदार सी है। वो कहता है आप जो हीट जो रेडिएट हो रही होती है वो कपड़ों को मिल जाती है, कपड़ों को मिलती है ना हीट, कपड़ों को भी तो मिलनी है, क्या कपड़ा सॉलिड कोई नहीं है, तो हीट रेडिएट हो जाती है क्लॉथिंग तो फिर वो कहता है कि अगर आप बहुत ही ठंडे एनवायरनमेंट में जा रहे हो ना, तो आप एक थिन लेयर ऑफ गोल्ड वो इनसाइड लगा लेते हैं क्लॉथिंग की। जो बहुत ठंडे एरियाज में जा रहे होते हैं ना, वो इनसाइड क्या करते हैं, वो इनसाइड एक थिन लेयर ऑफ गोल्ड लगा लेते हैं अपने कपड़ों में इनसाइड ऑफ क्लॉथिंग, जिससे ये होता है कि वो हीट रिफ्लेक्ट बैक टू द बॉडी, मेक द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लॉथिंग मोर इवन मोर इफेक्टिव। बात समझ आई? ये बात समझ आई आप लोगों को? देखो, एक तो क्लॉथिंग का फायदा ये है ना कि उसके दरमियान इंसुलेटर जोन आ गया, लेकिन ये भी तो है कि वो हीट कपड़ों को चली जाती है, ठीक है, कपड़ों को रेडिएट हो जाती है कपड़ों को, ठीक है। तो उससे ये है कि हीट लॉस भी होता है। तो अगर उसका नाम क्या है, आप लगाइए थिन थिन लेयर ऑफ गोल्ड हो, जिससे हीट कपड़ों के पास जाए और रेडिएट होके वापस आ जाए, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज इवन हायर हो जाएंगी। ये काम वो लोग कर रहे होते हैं जो बहुत ही ये आर्कटिक रीजन में जा रहे होते हैं ना, वो इस तरह काम करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने हंसना नहीं है कि सारा गोल्ड वाले कपड़े पहने हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बात भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि कोलिनर्जिक नर्व फाइबर जो होते हैं ना, ये देख रहे हो जो हमने मैकेनिज्म रेगुलेट करना है, रेगुलेशन ऑफ स्वेटिंग करनी है, ठीक है। तो वो किस तरह से होती है कोलिनर्जिक फाइबर? ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि सिंपैथेटिक फाइबर जो है ना,
वो जनाब वाला उनके अंदर कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं। बेसिकली मैं अब आप लोगों को बता दूं कि सिंपैथेटिक नर्व के अंदर जो कुछ होते हैं कोलिनर्जिक फाइबर्स, कुछ होते हैं एड्रीनर्जिक फाइबर्स। कोलिनर्जिक फाइबर जो होते हैं वो जाके कोलिनर्जिक फाइबर्स वो जाके किसको सप्लाई करते हैं? वो जाके सप्लाई करते हैं स्वेट ग्लैंड को, इसको, और इस तरह से वो स्वेट की प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन जब होते हैं ना एक्सरसाइज की कंडीशंस, मतलब ये कि इमरजेंसी की सिचुएशन है, तब इन्हीं सिंपैथेटिक नर्व्स के अंदर होते हैं एड्रीनर्जिक फाइबर। ये जाते हैं एड्रिनल मेडुला को जाके स्टिमुलेट करते हैं। एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है कि वो फिर इवन मजीद मजीद ठीक है, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन ब्लड के जरिए से आके इधर से मजीद स्वेट की प्रोडक्शन कराते हैं। अब ये पॉइंट हर बच्चे को तसल्ली से समझ आया? पहले मैंने बात नहीं बताई, पहले मैंने नॉर्मल बताया कि सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स के अंदर से जो कोलिनर्जिक फाइबर्स हैं वो क्या कराते हैं? स्वेट प्रोडक्शन कराते हैं। अब मैं बता रहा हूं ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये जो होते हैं ना स्वेट ग्लैंड, ये एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। करते थोड़े ही रिस्पॉन्ड है, इतना ज्यादा नहीं करते, थोड़ा सा करते हैं रिस्पॉन्ड, लेकिन करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज खासकर। ठीक है, और वो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन आए कैसे? 1500 दफा बता दिया है कि सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स के अंदर एड्रेनर्जिक फाइबर्स भी होते हैं, जो कि एड्रेनल मेडुला को जाकर कहते हैं कि यार एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करो। फिर वो ब्लड के जरिए से आके इनको आके इनसे मजीद प्रोडक्शन कराते हैं स्वेट की, क्योंकि एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, स्वेटिंग होगी, स्वेट प्रोड्यूस होगा तो हीट निकलेगी ना। चलो जी, अच्छे और लाइक बच्चों को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो जी, अब ये बात मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि 55 से लेकर, ये देखो 55 से लेकर 130 के दरमियान तक टेम्परेचर कोर का ऑलमोस्ट रेगुलेटेड है, बॉडी टेम्परेचर। ये टेम्परेचर रेगुलेट होता कैसे है? ये टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर्स एंड हाइपोथैलेमस के अंदर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उनके अंदर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए से टेम्परेचर रेगुलेट होता है। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, ये सारे अभी हम पढ़ेंगे, एंटीरियर प्री ऑप्टिक एरिया और ये वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये 55 से लेकर 130 के दरमियान टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। कौन रेगुलेट करते हैं? टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर्स हाइपोथैलेमस में होते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए से इसको कंट्रोल करते हैं। अब आगे पेंटिंग, ये हमारे अंदर नहीं होता, एनिमल्स के अंदर होता है। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर इवापोरेशन नहीं हो रही होती। ठीक है, उसकी दो वजह, एक तो उनकी स्किन के ऊपर फर बहुत ज्यादा होती है, फिर उनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते ही नहीं। ठीक है, बाज औकात कुछ लोअर एनिमल्स के अंदर स्वेट ग्लैंड है ही नहीं। ठीक है, और ये है कि उनकी स्किन के ऊपर फर इतनी ज्यादा इवापोरेशन होनी कहाँ से है? तो फिर उनके अंदर क्या निजाम होता है? उनके अंदर ये होता है कि हाइपोथैलेमस न्यूरोजेनिक सिग्नल्स वगैरह रिलीज करता है ताकि आप बॉडी के टेम्परेचर को लो करो। ठीक है, ये बड़ी मजेदार सी आसान सी बात है। बाकी मेरा नहीं ख्याल, बाकी वैसे इसको पता जरूर हो, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा नहीं ख्याल इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि इसका ह्यूमन से इतना ताल्लुक नहीं है। इसमें होता है ये पेंटिंग सेंटर जो है ना, वो न्यूमोटैक्टिक सेंटर के साथ एसोसिएट होता है। आपको पता है न्यूमोटैक्टिक सेंटर क्या करता है? रेट ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। तो वो क्या करता है न्यूमोटैक्टिक सेंटर? वो आपकी रेट ऑफ ब्रीदिंग को बहुत रैपिड कर देता है। आपको पता है रैंप सिग्नल को स्विच ऑफ करता था आपके, मतलब छोटा छोटा सांस आता है, शैलो सा सांस आता है। ठीक है, उससे ये होता है कि आपकी अल्वियोलर वेंटिलेशन नहीं इंक्रीज होती। क्यों? सांस आ ही बहुत थोड़ा सा रहा है, थोड़ा सा आप थोड़ी सी इंस्पिरेशन थोड़ी सी एक्सप्रेशन करते हो, थोड़ी सी रैपिड रैपिड करते हो, थोड़ी ज्यादा कर रैपिड रैपिड, ऐसे हवा अंदर जा रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। ठीक है, रेट ऑफ ब्रीथिंग बहुत ज्यादा यानी कि रैपिडली आपका होता है। ठीक है, उससे उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि अपर रेस्पिरेटरी पोर्शंस के अंदर हवा नई नई ठंडी ठंडी हवा बार बार आती रहती है। वो जो ठीक है, उससे ये होता है कि आपका वो कूल एयर जो आती रहती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी म्यूकोजा से, अपर रेस्पिरेटरी पैसेज की जो म्यूकोजा है ना, वहां से वाटर इवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, खासकर जो आपके सलाइवा टंग से वाटर इवेपोरेट होता रहता है, और इससे नीचे ब्लड वगैरह बाकी बॉडी जो है उससे कूल रहती है। बाकी बॉडी क्या रहती है? कूल रहती है। ठंडी हवा आई ना, देखो आप हल्की हल्की क्या कर रहे हो, हल्की हल्की आप हल्का हल्का सांस ले रहे हो। आपकी अल्वियोलर वेंटिलेशन क्यों इंक्रीज हुई? उसकी वजह ये है कि आपने अल्वियोलर वेंटिलेशन तो तब इंक्रीज होती अगर आपका अल्वियोलाई के अंदर वो हवा जाती। वो तो थोड़ी सी हवा आई बस अपर एयर पैसेजवे तक, अपर एयर पैसेजवे को ठंड मिली, वहां से क्या हुआ? ठीक है ना, उसका नाम क्या है, एक मिनट, large quantities of new air from the exterior come in contact with upper portion of respiratory passage mechanism cools the blood in respiratory passage mucosa as a result of water evaporation from mucosal surfaces। ठीक है, उससे ये हुआ कि आपका जो है ना उसका नाम क्या है,
आपका जो है ना, आपका म्यूकोजा से क्या हुआ, ठीक है ना, उधर से उधर से वेपोरेशन हुई, ठीक है ना, और आपको कूलिंग, आपके ब्लड वगैरह को, बॉडी वगैरह को क्या होया, कूलिंग हुई। लेकिन पैंडिंग डज नॉट इंक्रीज द अल्वुलर वेंटिलेशन मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है ना, बिकॉज ईच ब्रीथ इज एक्सट्रीमली शैलो, ठीक है। Therefore, most of the air that enters the alveoli is dead space air, mainly from the trachea, not from the atmosphere. और atmosphere से जो थोड़ा बहुत सांस अंदर आ रहा है ना, वो उधर तक उस वजह से जा ही नहीं रहा, वो वाली हवा जो है उधर तक जा नहीं तक, तो इसलिए एल्वुलर वेंटिलेशन नॉर्मल है। लेकिन ये है कि वो जो हवा आ रही है, उस हवा की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, उस हवा की वजह से क्या हो रहा है, बताओ। उस हवा की वजह से आपका एयर पैसेज वे, जो अपर एयर पैसेज वेज हैं, खासकर आपका सलाइवा वगैरह। अच्छा, ये जो मैंने अभी बात की ना ठंडी ठंडी हवा वाली, ये बात इसको छोड़ दो, ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखो, ठीक है ना। मतलब वो मुझे यहां से देखो, ये देखो, ये देखो, विंड आएगी तो क्या होगा, आपका कूलिंग ज्यादा हो जाएगी, बस ये बात है। फिर आपको पता है कि इवेपोरेशन भी ज्यादा होती है जब कूलिंग होती है, पता है ना, इवेपोरेशन भी तब ज्यादा हो जाती है जब कूलिंग होती है। जब वो विंड चलती है, विंड से तो वो हवा आ जा रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से बात समझ आ गई, आपको अच्छी बात समझ आ गई ना, कि वो जो हवा है, जब पेंटिंग से जो हवा अंदर आ जा रही है, उसकी वजह से ये फायदे हो रहे हैं। एक तो इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होगी, फिर ये है कि वो जो हवा जो है ना वो ठीक है, फिर वो जो हवा है ना आपकी क्या नाम है, ठीक है, जो मतलब अंदर जो पहले से बनी हुई, ठीक है, गर्म हवा है वो बाहर निकलेगी, उससे ठंडी हवा और आ जाएगी थोड़ी, मतलब उससे उसकी निस्बत थोड़ी ठंडी आएगी, फिर ये है कि वहां से हीट निकलेगी, ठीक है। तो यानी कि दोनों काम ज्यादा हो जाएंगे, इवेपोरेशन वाला भी हो रही है। बात समझ आ गई कि कूलिंग इफेक्ट क्यों हो रहा है, विंड की वजह से हो रहा है, क्योंकि उससे इवेपोरेशन बढ़ जाती है, ठीक है। बात समझ आ गई बात आप लोगों को, ठीक है। तो बस फिलहाल का लेक्चर यहीं तक ही था, ठीक है, थोड़ा लंबा ही कर दिया मैंने, पता ही नहीं चला मुझे, और वो मीटिंग भी नहीं एंड हो रही। चलो जी, कोई मसला नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आप, ये है कि आप लोगों को समझ भी अच्छा आ गया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि दूसरे लेक्चर में ना इसको मैं एंड कर दूं, ठीक है। उसमें बस ये वाला पेज होगा इंपॉर्टेंट, कि हीट स्ट्रोक और फ्रॉस्ट बाइट वगैरह, और दूसरा पेज ये पायरोजेंस वाला इंपॉर्टेंट है। बाकी तो यार में कहानी है, ठीक है। नहीं, यहाँ से थायरॉक्सिन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमने ये पेज भी अच्छा करना है, शिवरिंग वाला, ये वाला, ठीक है। चलो जी, भाग जाओ। और अभी मुझे उम्मीद है अब इतना अच्छा समझ आ गया, अब आप लोगों को खुद पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं होगी, ऐसा ही है ना, तो इसलिए अच्छा पढ़ाया है, ठीक है।